अब हम बात करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है SiO2, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी दो फॉर्म में पाया जाता है, मतलब इसके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में और दूसरा एमरफस फॉर्म में। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जनरली हमको जो पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ना है। कौन सा फॉर्म पढ़ना है? क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ना है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एग्जांपल होता है वो होता है सिलिका। क्या होता है? सिलिका। और जो एमरफस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कीजलगर। क्या बोलते हैं? कीजलगर। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो एमरफस फॉर्म है वो क्या है, तो कीजलगर। समझ पा रहे हैं ना? तो इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट याद रखना है। और बताइए, सिलिका के बारे में तो आपको याद ही होगा ना। सिलिका, क्या सिलिका के बारे में आप लोग पढ़े हैं क्या? 3D सिलिकेट जो होता था उसका एग्जाम्पल क्या था? सिलिका था या जियोलाइट था। और सिलिका में बताया गया था, सिलिका का बारे में बताया गया था कि SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन होते हैं, 8 मेंबर का रिंग बनता है। देखने में आपको ऐसा लगता है कि ये प्लेनर है, लेकिन सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3। वो कैसा होता है? नॉन प्लेनर। कैसा होता है? नॉन प्लेनर। क्या आपको बताया गया था कि जो सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन, क्या याद आ रहा है क्या? सिलिकॉन का बेसिक यूनिट क्या है? R2SiO। और बोला गया था कि जो सिलिकॉन होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि वो पॉलीमेरिक चेन होता है। और उसी प्रकार हमारा जो सिलिका है ये भी क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ में जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड होता है, बताइए सिग्मा बॉन्ड होता है या पाई बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये पॉलीमेरिक यूनिट है, क्योंकि 3D सिलिकेट में आप लोग देखा था SiO2 का चेन बनता है कि नहीं, और 8 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन होती है। तो ये भी क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है? क्योंकि यहाँ में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन आपको यहाँ में सिलिका का 2 रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है। सिलिका का रिएक्शन HF के साथ में और सिलिका का रिएक्शन NaOH के साथ में। तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक क्या? एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और दूसरा क्या है? एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस फॉर्म को क्या बोला जाता है? कीजलगर। क्या बोला जाता है? कीजलगर। और एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है क्वार्ट्ज के बारे में। किसके बारे में? लिखा है क्वार्ट्ज आर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। समझ पा रहे हैं ना? क्या लिखा है? क्वार्ट्ज जो होता है वो क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर इसको प्रेशर देके, अगर कहीं इसका इलेक्ट्रिक, मतलब अगर प्रेशर के प्रेजेंस में, अगर हाई प्रेशर पे अगर वो कंडक्टर का जैसे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? मतलब हाई प्रेशर पे कोई मटेरियल कंडक्ट कर सके, इलेक्ट्रिक को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। ऐसे टाइप की मटेरियल को क्या बोला जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। समझ पा रहे हैं ना? हाई प्रेशर में ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक का कंडक्टर हो सकता है। अगर हाई प्रेशर देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो क्वार्ट्ज होता है वो क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। कॉपी कर लीजिए। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा कीजलगर है वो क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एमॉर्फस फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। तो चलिए, यहां तक आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब आपको लिखना है जो सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका। बताओ, वो रिएक्टिव होता है या लेस रिएक्टिव होता है? क्यों लेस रिएक्टिव होता है? क्योंकि सिलिका का एग्जांपल क्या है? SiO2। यहाँ में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या वो पॉलीमेरिक फॉर्म है कि नहीं है? तो अगर कोई आएगा अटैक करने के लिए तो पहले क्या तोड़ना पड़ेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव होता है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि SiO का बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन तभी भी ये 2 रिएक्शन दिखाएगा, और वो रिएक्शन क्या है? HF के साथ में और NaOH के साथ में। तो लिखेंगे एट नॉर्मल कंडीशन, सिलिका इज जनरली अनरिएक्टिव। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग ऐसा लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड
स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बिटवीन Si एंड O, मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। Si और O के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। बट इट शोज रिएक्शन टुवर्ड्स HF एंड NaOH। समझ पा रहे हैं ना? तो लेकिन ये HF और NaOH के साथ में क्या करता है? रिएक्शन शो करता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए ध्यान देंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन, मतलब HF के साथ में रिएक्शन कराने से क्या बनेगा, और HF के साथ में रिएक्शन कराने से क्या होगा, और NaOH के साथ में रिएक्शन कराने से क्या होगा। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, और यही दो रिएक्शन है, तो आपको याद भी करना है। देखो भाई, कभी भी आप याद नहीं कर सकते, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को याद नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ये दिया जाएगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे लिखा जाएगा, है ना। ये नहीं कि आप सुबह में उठ रहे हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, दो के साथ में रिएक्शन करता है, ये सब रटेंगे तो नहीं याद हो पाएगा। आपको प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखा जाएगा, है ना। और SiO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा ये याद होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तरीका मालूम होना चाहिए। थोड़ी ना सब कुछ याद कर पाएंगे, दिमाग तो इतना छोटा है, छोटा है बड़ा है, छोटा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे SiO2 में सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। और देखो, जब इसकी HF के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन वाटर के साथ में रिएक्शन करके बनाएगा पानी। क्या बनाएगा? अरे जी देखो, यहाँ में केवल क्या करना है, प्लस माइनस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है। क्लियर है ना? बताओ, ये प्लस है तो क्या जुड़ेगा? F। तो सिलिकॉन +4 का फ्लोराइड बना दीजिए, तो SiF4 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ में बन जाएगा SiF4। और बताओ, यहाँ में H+ और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? पानी। क्या बनाएगा? पानी। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन जो SiF4 है, मैं आपको बताया था कि जब भी इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, SiCl4 का तो हाइड्रोलिसिस हो जाता था, लेकिन फ्लोरीन के साथ में कराते थे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता था। BF3 और SiF4 का बताया गया था, है ना। कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं बोला था कि जब इसके फिर 2HF इसके साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं SiF6 बनाते हैं, और इसको बोला था H2SiF6 का फॉर्मेशन होता है ना। कुछ याद आ रहा है? हाँ, इधर देखो, मैं बोला था ना, BCl3 का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, लेकिन BF3 का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां में तो देखो H3BO3 बनता ही बनता है, प्लस HF बनता है, फिर ये HF इस पे अटैक करता है, बताया गया था ना। उसी प्रकार SiF4 में भी बताया गया था और लिखाया गया था कि BF3 और SiF4 का पार्शियली हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तभी भी खत्म हो जाएगा। तो देखो, ये बनेगा हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। इसका नाम क्या है? हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। समझ पा रहे हैं ना। और यही इसी प्रोसेस में जो ग्लास देखते हैं ना आप लोग, ग्लास में, तो ग्लास में जो डिजाइन बना होता है उसको बोलते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? ईचिंग ऑफ ग्लास। ईचिंग ऑफ ग्लास में जो ग्लास पे डिजाइन बनता है, इसी मटेरियल, इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं ना। और अगर हम SiO2 की बात करें, NaOH के साथ में रिएक्शन कराएं, तो यहाँ में देखो SiO2 की रिएक्शन NaOH के साथ में कराएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो याद रखो, Na2SiO3। क्या बनेगा? Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट। इसको वाटर ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होगा? सोडियम सिलिकेट। और इसको हम लोग क्या भी बोलेंगे? वाटर ग्लास। कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 15। किसके क्या शुरू करने वाले हैं? ग्रुप नंबर 15, जिसका नाम क्या है? नाइट्रोजन फैमिली। देखिए, आपको जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें ग्रुप नंबर 13 और 14 का कुछ यूजेज दिया होगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे ग्रुप नंबर 13 की बात करें, बोरॉन फैमिली का जो यूज होता है वो क्या होता है? बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने का काम आता है। ठीक है, और उसमें बोरॉन के दो आइसोटोप होते हैं, एक B10 होता है, एक B12 होता है। तो जो B10 होता है वो क्या करता है? वो न्यूक्लियर, मतलब वो क्या करता है? न्यूट्रॉन को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है एज ए बोरॉन रोड के फॉर्म में। ठीक है, और आप देखेंगे, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या होता है, जो बोरेक्स होता है और बोरिक एसिड दोनों को एक साथ में ग्लास में मिला देते हैं। ग्लास में मिलाने से हम एक हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाते हैं।
समझ पा रहे हैं ना, जिसको पायरेक्स ग्लास भी बोला जाता है। पहले क्या हुआ करता था ना, पहले बहुत बहुत साल पहले जब मान लो कोई भी ग्लास है उसमें आप गर्म पानी या चाय डालते थे तो ग्लास फूट जाती थी, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस ग्लास में क्या मिलाते हैं, बोरेक्स मिलाते हैं और बोरिक एसिड मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस ग्लास बनता है। समझ पा रहे हैं ना, इसको पायरेक्स ग्लास बोलते हैं। तो ये इसका यूजेज है जो आपको मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए एल्युमिनियम के बारे में, तो आपको मालूम ही होगा एल्युमिनियम क्या होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, रॉकेट में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो लाइट वेट होता है इसलिए उसको एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और एल्युमिनियम की बर्तनों घर में यूज होती है, ये यूजेज हो गया। फिर अगर हम बात करें कार्बन फैमिली में, तो सिलिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, रैकेट का फॉर्म में, रैकेट जो होता है टेनिस है ना या बैडमिंटन में तार के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। और इसकी बात करें कोक या चारकोल की, तो चारकोल को आरओ में इस्तेमाल किया जाता है इम्प्योरिटीज हटाने के लिए। और जो भी हम लोग आजकल फेस वॉश भी होता है, फेस मास्क भी होता है ना चारकोल का, जिससे हम लोग इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। तो ये इसका यूजेज है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आइए बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 जिसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। अब नाइट्रोजन फैमिली के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन फैमिली में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, NH2 NP3 होता है ना। और इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -3 से +5 के बीच में होती है, ठीक है। और यहाँ में अगर हम मेंबर की बात करें तो मेंबर क्या होता है, मेंबर की बात करें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, नहीं पढ़ना ऐसा बताया गया था, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, और कहाँ नहीं पढ़ना है, मॉस्को में, ऐसा बताया गया था। और उसके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख चुके हैं, तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है ना, या तो नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल है ना, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो चलिए भाई, ये सब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। और नाइट्रोजन का जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, -3, और हाईएस्ट कितना होता है, +5, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, मैं आपको शुरुआत में भी बताया था कि अगर ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14 में जो छोटा होगा तो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन उसके बाद 15, 16, 17, 18 ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता था, वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्या ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ में ध्यान देना, बताओ यहाँ में साइज छोटा देखा जाएगा कि वंडरवॉल फोर्स देखा जाएगा, वंडरवॉल फोर्स देखा जाएगा, क्योंकि 15, 16, 17, 18 में वंडरवॉल फोर्स डोमिनेंट होगा और ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14 में क्या होगा, साइज। क्लियर है ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में एनसीईआरटी में ना तो इसका बॉइलिंग सॉरी ना तो एनसीईआरटी में इसका बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र है। तो मेल्टिंग पॉइंट बताइए, अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ में देखो, नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है फिर डिक्रीज करता है। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट 3 मेंबर में तो क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। और इसके मैक्सिमम कंपाउंड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, आप लोग पढ़े होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस का आपने एलोट्रोप भी सुना होगा, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, है ना। ब्लैक में 2 होता था, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, एलोट्रोप में आप पढ़ चुके हैं। तो याद रखेंगे, नाइट्रोजन फैमिली में जो होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे जो एलिमेंट होते हैं वो एलोट्रोप शो करते हैं, मतलब इनका एलोट्रोप होता है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रोप एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ पा रहे हैं ना। तो नाइट्रोजन का एलोट्रोप एग्जिस्ट नहीं करता है और बाकी सब एलिमेंट का करता है। हमने सिर्फ और हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, फास्फोरस के बारे में, लेकिन ये सब का एलिमेंट का भी एलोट्रोप एग्जिस्ट करता है, जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रोप एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तभी तो रिएक्शन हो पाएगा। तो नाइट्रोजन क्या होता है, रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए आप लोग चिप्स खाते होंगे, उसके अंदर में जो गैस फिल की जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। तो जनरली वो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करता है, मतलब 2000 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है और NO का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नाइट्रोजन के बारे में जो आपको जानना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है
कि जो नाइट्रोजन होता है, अगर नाइट्रोजन +1 से लेके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में हो, मतलब नाइट्रोजन का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन, यहाँ में देखिए नाइट्रोजन जो होगा ना भाई +1 +2 +3 +4 +5, नाइट्रोजन के हर कंपाउंड के बारे में आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। तो अब ध्यान देना, अगर नाइट्रोजन +1 से लेके +5, मतलब नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा, +5 होगा, है कि नहीं। N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है, क्लियर है ना। लेकिन नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना कोवेलेंसी बनाएगा भाई, 4, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है और सेकंड पीरियड का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी वो कितनी हो सकती है, 4। और मैं बताया था कि नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर भाई अलग बातें हैं, ये नहीं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो उसका कोवेलेंसी 5 होगा, है कि नहीं। तो जब हम यहाँ में स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने एक पॉइंट बताया कि नाइट्रोजन का एलोट्रोप एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारे एलिमेंट का एलोट्रोप एग्जिस्ट करते हैं। अगर नाइट्रोजन +1 से +4 के बीच में हो, मतलब नाइट्रोजन का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +1 से लेके कहां तक हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो और +4 हो, तो नाइट्रोजन डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि मिनिमम में भी जा सकता है और मैक्सिमम में भी जा सकता है। तो नाइट्रोजन अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन वो डिस्प्रपोर्शनेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सा मीडियम में दिखाता है, एसिडिक मीडियम में, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा भाई ना, अमोनियम सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करते थे, CPX के बारे में, अमोनियम सॉल्ट, तो बोला था कि इसके साथ में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मतलब यहाँ में एनाइन जो हो पावरफुल हो, तो क्या करेगा, अम्मा गैस रिलीज होती थी, NH3 गैस, क्या याद आ रही है। तो वहां में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस भी क्या होता है, फास्फोरस अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि अगर हम बात करें, देखो भाई H3PO3 है ना, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ में 3, तो फास्फोरस भी, सॉरी अमोनिया नहीं बोला मैं, फास्फोरस बोल रहा हूँ, फास्फोरस का भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा, मिनिमम -3 होगा। तो जब फास्फोरस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है, और डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो +3 से कहां बनता था, +5, और नाइट्रोजन का मिनिमम, सॉरी फास्फोरस का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनता था, फॉस्फीन, PH3, समझ पा रहे हैं ना। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन इसका एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन किस मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी, तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट शो एलोट्रोपी, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट शोज एलोट्रोपी। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, एट रूम टेम्परेचर N2 is unreactive but become reactive at elevated temperature। मतलब देखो, मैंने बोला कि N2 की रिएक्शन O2 के साथ में कराते हैं वेरी हाई टेम्परेचर, समझ पा रहे हैं ना, बहुत हाई टेम्परेचर में, तो 2NO का फॉर्मेशन होता है, नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, समझ पा रहे हैं ना। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, रूम टेम्परेचर में तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि भाई देखो यहाँ में तो 3 बॉन्ड है, यहाँ में 2 बॉन्ड है, तो बहुत सारा बॉन्ड टूटना पड़ेगा, यहाँ में 3 बॉन्ड टूटेगा, यहाँ में 2 बॉन्ड टूटेगा, तब जो जाके रिएक्शन हो पाएगा ना। तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती है, वेरी हाई टेम्परेचर में 2000 केल्विन के आसपास में ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, व्हेन नाइट्रोजन इन +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, it disproportionate in acidic medium, it disproportionate in acidic medium। देखिए यहाँ में HNO2 लिखा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो अगर एसिडिक मीडियम है, कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, और तो ये क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, +3 से क्या बनाएगा, +5, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में बनता है NO, क्या बनेगा, NO, तो नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, और साथ में पानी बनता है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, याद रखेंगे भाई, बोर्ड पे ध्यान देंगे। लेकिन फास्फोरस का जब डिस्प्रोपोर्शनेशन कराया जाता है ना, तो फास्फोरस अपने मिनिमम में जाता है, ध्यान देना, जब भी यहाँ में फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन, अगर फास्फोरस अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फास्फोरस का हाईएस्ट वाला बनेगा और मिनिमम लोएस्ट वाला बनेगा, लेकिन यहाँ में नाइट्रोजन का केस में ऐसा नहीं होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड बनेगा, ये क्या है, नाइट्रस एसिड, और नाइट्रिक एसिड और क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, समझ पा रहे हैं ना। तो यहां तक बनता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में फास्फोरस के बारे में लिखना है, तो लिख लीजिए, फास्फोरस व्हेन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट
phosphorus when in its intermediate oxidation state generally disproportionate to its highest and lowest oxidation state. Highest and lowest oxidation state in acidic or basic medium. समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मान लो हमारे पास में H3PO3 है, तो अगर ये मान लो डिस्प्रपोर्शनेट होगा, तो अगर ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो ये लो इंटरमीडिएट में है कि नहीं है, तो ये अपने हाईएस्ट में जाएगा, तो क्या बनेगा H3PO4, और यहां से लोएस्ट में जाएगा, और लोएस्ट में क्या है बताओ -3। तो लेकिन हमारा जो फास्फोरस होता है जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो हाईएस्ट और लोएस्ट में जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में ये जब +1 to +4 है, अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो हाईएस्ट में तो जाएगा लेकिन लोएस्ट में नहीं जाएगा, नाइट्रोजन +2 में जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां से यहां जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन लास्ट 3 में क्या होता है? घटता है, फिर लास्ट में बढ़ता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? पहले भाई ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था ना, वंडरवॉल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का वजह से, लेकिन यहाँ में क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक में डिक्रीज करता है, फिर लास्ट में इंक्रीज करता है। ठीक है सर, शुरुआत में गलती बोल दिया गया था। हाँ ठीक है, तो पहले घटता है, लास्ट में बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में लिखेंगे इन दिस ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, in this group melting point decreases from nitrogen to arsenic and then increases तो ये थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन देखना पड़ेगा, है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हेलोजन के साथ में रिएक्शन देखना पड़ेगा, तो ये आगे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखना पड़ेगा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ में क्या होगा, अगर मान लो कोई नाइट्रोजन फैमिली है, अगर उसके हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा EH3। क्या बनेगा? EH3, है ना। तो बोर्ड पे ध्यान देना है, अगर E का जगह में नाइट्रोजन है तो क्या बनेगा बताइए? NH3। फास्फोरस है तो PH3, है ना। तो देखो हाइड्राइड वाला क्वेश्चन आ गया, क्या हाइड्राइड हो गया। तो सबसे पहले हाइड्राइड वाला क्वेश्चन को मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको सॉल्व कराया था। जब भी हाइड्राइड वाला क्वेश्चन आए तो दिमाग में देखना है कि बताओ ये हाइड्राइड है तो S ब्लॉक का हाइड्राइड है या P ब्लॉक का हाइड्राइड है? तो आंसर इज S ब्लॉक का हाइड्राइड है। तो S ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है? P ब्लॉक का है भाई, क्यों नाइट्रोजन फास्फोरस P ब्लॉक के हाइड्राइड है ना। तो अगर ये हाइड्राइड है तो बताओ इसका कौन सा नेचर देखते हैं? क्या ये जल्दी से H जो दे देगा? उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो बोर्ड पे ध्यान देना है। तो बताइए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो बताओ रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? भाई जो जल्दी से H देगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताइए ऊपर से नीचे जाने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और जो एसिडिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई समझ में आ रहा है क्या? भाई एसिडिक का मतलब जो H देता है, मैं बताया था 2 प्रकार का केटायन, समझ पा रहे हैं ना। S ब्लॉक का केटायन होगा तो H को लेता था, समझ पा रहे हैं ना। और P ब्लॉक का केटायन है तो H को देगा। तो जो जल्दी से H देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो NH3 और BiH3 में कौन जल्दी से H देगा? BiH3। तो बताइए ऊपर से नीचे जाने पे इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी? बढ़ेगी। और जो H देगा, H का निकलना रिडक्शन होता है कि नहीं, तो इसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा? ज्यादा। तो कॉपी कर लीजिए। रिएक्शन विथ H2 अच्छा बताइए क्या PH, देखो क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली तो यहाँ में प्लस सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 है।
क्या PH5 एग्जिस्ट करेगा? जहां भी डी आ जाता था तो मैं बोला था हाइड्रोजन के पास इतना ताकत नहीं है कि वो डी को लेके आएगा। को सब कुछ पढ़ा दिया गया है, केवल आपको याद होना चाहिए। SbH3 एग्जिस्ट करेगा लेकिन SbH6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? BiH3 करेगा लेकिन BiH6 नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? H6 नहीं करेगा। तो ये सारी बातें हो गई थी। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद O2। तो बताइए जब E की रिएक्शन O2 के साथ में कराएंगे तो दो प्रकार का ऑक्साइड बनता है, एक तो E2O3 ट्राई ऑक्साइड और दूसरा बनेगा पेंटा ऑक्साइड E2O5, है ना? तो यहाँ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 और यहाँ में कितना है +5, ठीक है? तो ये दो प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। अगर मान लो हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके चलते हैं तो मान लो लिखा है N2O3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो बताइए ऊपर से नीचे जाने पे बताओ जब भी ऑक्साइड वाला कैंसर क्वेश्चन आ जाए ऑक्साइड वाला तो याद रखना पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ऊपर से नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल का ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा या एसिडिक कैरेक्टर? तो बेसिक कैरेक्टर हमारा ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर। है ना? और फिर इनका सबका हम बात करें एक एक ऑक्साइड के बारे में बात किया जाए तो बताओ N2O3। बताइए आपको याद होना चाहिए बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब आ गया कि नहीं आ गया? मेटलॉइड है ना भाई। इसका ऊपर वाला क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा है? एसिडिक। और ये होता है एम्फोटेरिक। कैसा होता है? एम्फोटेरिक। और ये नीचे है तो ये क्या होगा? बेसिक। तो बताइए ऊपर से पहले एसिडिक था, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रही है। अच्छा बोर्ड पे ध्यान देना। क्या अगर मान लो ये बताओ E2O3 में अगर मान लो यहाँ में अलग अलग एलिमेंट है तो ऐसा हो गया, ठीक है? हम लोग बात करेंगे कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। अगर मान लो एलिमेंट फिक्स कर दिया जाए जैसे N2O3 N2O5 ऐसा कर दिया जाए तो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है? तो जब एलिमेंट सेम हो भाई तो उस केस में क्या देखते थे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता था? ज्यादा होता था, है कि नहीं? तो बताओ E2O3 और E2O5 में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? E2O5 का, है कि नहीं? अगर एलिमेंट को फिक्स कर दिया जाए तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेटल नॉन मेटल? ऑक्सीजन कैसा है? नॉन मेटल। दोनों का बीच का जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट होगा। तो ये भी कोवेलेंट है ये भी कोवेलेंट है। किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा? फजान रूल भाई, जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, है कि नहीं? तो अगर E2O3 और E2O5 में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? E2O5 का कोवेलेंट कैरेक्टर E2O3 से ज्यादा होगा नहीं होगा? इस रूल का क्या नाम था? फजान रूल में क्या कंडीशन थी बताइए? केटायन का साइज छोटा या बड़ा? छोटा। एनायन का साइज? आयनिक फॉर्मेशन में क्या था कंडीशन? केटायन का साइज बड़ा, एनायन का साइज छोटा। तो उस केस में बेस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, है ना? लेकिन पोलराइजेशन का केस में, कोवेलेंट फजान रूल का केस में केटायन छोटा एनायन बड़ा, है ना? कॉपी कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन। कॉपी हो गया क्या? चलिए अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन। ठीक है? तो अगर हम E की रिएक्शन X2 के साथ में कराते हैं तो इसमें भी दो प्रकार का हैलाइड बनता है, EX3 EX5। ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड। क्या बनेगा? ट्राई हैलाइड और क्या भी बन सकता है? पेंटा हैलाइड, ठीक है? तो यहाँ में E का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहाँ में +5 है। और सेम बात अगर किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो आप ऐसा बता सकते हैं, ठीक है? अगर हम भाई नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो नाइट्रोजन E क्या है? नाइट्रोजन E बोला जाए तो नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो हम नाइट्रोजन की बात करें तो NF3 बनेगा, NCl3 बनेगा, NBr3 बनेगा और NI3 बनेगा कि नहीं बनेगा? और बताइए बोर्ड पे ध्यान देना, इसमें एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो आप मुझे बताइए क्या नाइट्रोजन कभी पेंटा हैलाइड बना सकता है क्या? NCl5 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप पढ़े थे कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता।
औकात ही नहीं है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो गई है इसका, है ना। तो याद रखना नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, पहला बात ये हो गया। और नाइट्रोजन तो ट्राईहेलाइड बनाता है, लेकिन उसमें जो स्टेबल है भाई, ओनली नाइट्रोजन का जो ट्राईहेलाइड जो एग्जिस्ट करता है, जो स्टेबल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, NF3। समझ पा रहे हैं ना, बाकी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टेबल नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, साइज छोटा बड़ा बड़ा ग्रुप हो गया, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सब एग्जिस्ट नहीं करते। तो नाइट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राईहेलाइड एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, NF3। समझ पा रहे हैं ना। और बोर्ड पे ध्यान देना, अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो ये बातें हो गई। फास्फोरस में PCl3 PCl5 दोनों एग्जिस्ट करता है। PCl5 में आपने देखा था कि 3 इक्वेटोरियल में क्लोरीन होते हैं, 2 एक्सियल में होते हैं, ये सारी बात मालूम है। और जैसे ही हीट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, एक्सियल वाला, है ना, क्योंकि वो बॉन्ड लॉन्गर होता है तो वीकर होता है, तो हीट करने से वो टूट जाता है। अगर हम बात करें बिस्मथ की बात करेंगे तो बिस्मथ का भी एक ही पेंटा हेलाइड एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या है, BiF5। ये आपको बताया गया था, बिस्मथ का एक ही पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, BiF5। समझ पा रहे हैं ना। और देखो इसके सारे जो ट्राईहेलाइड हैं या पेंटाहेलाइड है, सबका जो नेचर होता है वो कोवेलेंट नेचर होता है। सिर्फ और सिर्फ बिस्मथ का जो ट्राईहेलाइड है BiF3, ये कैसा नेचर का होता है, आयनिक नेचर होता है। बाकी सारे इसके ट्राईहेलाइड या पेंटाहेलाइड का जो नेचर है वो कोवेलेंट नेचर होता है, लेकिन बिस्मथ BiF3 जो होता है वो कैसा होता है, ट्राईहेलाइड होता है। क्या, सॉरी, कैसा होता है, आयनिक इन नेचर। कैसा होता है, आयनिक इन नेचर। अच्छा, क्यों नेचर आयनिक इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ में बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है कि नहीं है, केटायन का साइज बड़ा है कि नहीं है, और एनायन का साइज छोटा है कि नहीं है। तो केटायन का साइज बड़ा हो, एनायन का साइज छोटा हो, तो उस केस में बताओ क्या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। क्या इसमें क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए केटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ में क्या है, बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो इसमें प्रीडोमिनेंटली कौन सा कैरेक्टर पाया गया, आयनिक कैरेक्टर। बाकी इसके सारे हेलाइड का नेचर कैसा है, कोवेलेंट। क्या समझ पा रहे हैं ना, तो ये नेचर है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। किसी को डाउट नहीं है ना, तो इसके बाद हम लोग इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो लिखेंगे पहला पॉइंट में आप लोग, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे NF3 is only stable NF3 is only stable trifluoride of nitrogen। लिखिए NF3 is only stable ट्राईहेलाइड, ऐसा लिख लीजिए, ट्राईहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन। बिस्मथ के बारे में अब लिखेंगे Bi only form a single pentahalide, that is BiF5। समझ पा रहे हैं ना, तो बिस्मथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंटाहेलाइड बनाता है, जो क्या है, BiF5। नेक्स्ट में लिखेंगे, तो लिखेंगे only BiF3 लिखेंगे only BiF3 is predominantly ionic in nature। Only BiF3 is predominantly ionic in nature in nitrogen family। Rest all are covalent in nature। समझ पा रहे हैं, रेस्ट ऑल आर कोवेलेंट। समझ पा रहे हैं ना, बाकी जितने भी ट्राईहेलाइड या पेंटाहेलाइड होते हैं उनका नेचर कैसा है, कोवेलेंट है। लेकिन अगर मान लो इसमें भी अगर ये 3 है और ये 5 है, तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। इसका केटायन का चार्ज बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, पेंटाहेलाइड का होगा। लेकिन BiF3 का हमारा जो होगा वो कैसा नेचर का होगा, आयनिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा, आयनिक नेचर का होगा। क्या आपको समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट में लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अच्छा बताओ, N2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है,
डायमैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, है ना। तो आप लिख लेंगे। अच्छा बताओ N2 रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? लेस रिएक्टिव है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहला कंपाउंड जो है जिसका नाम क्या है? डाई नाइट्रोजन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पहला लिख लेंगे N2 इज कलरलेस, N2 इज डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस गैस। इट इज डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस गैस। अब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, देखिए पहला रिएक्शन विथ ठीक है, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराने से ये बनता है। तो जैसे आप बोर्ड पे ध्यान देना, तो ये पहला हमारा रिएक्शन है। दूसरा ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना, अगर हम बात करें सोडियम नाइट्राइड और NH4Cl की, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराइए और रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट बनाइए। बोर्ड पे देखिए बहुत आसान है, केवल आपको डबल डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? और भी देखो, ये प्लस माइनस होगा, क्या ये भी प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है, तो बताइए जब प्लस को माइनस से जोड़ेंगे Na को Cl से जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? NaCl। और NH4 क्या बनेगा? NH4NO2, समझ पा रहे हैं ना। और NH4NO2 को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? N2 प्लस H2O। क्या बनता है? N2 प्लस। तो बताओ यहां से क्या बनेगा? ये डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? NaCl बनेगा ना, प्लस क्या बनेगा? NH4, क्या बनेगा? NO2। जब हीट करते हैं तो बताओ यहां से N और N2 निकल जाएगा, पर कितने पानी निकलेंगे? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो या तो डायरेक्टली इसका जगह में N2 प्लस 2 वाटर लिख दीजिए, या ये बनेगा, उसके बाद हीट करके क्या बनेगा? N2 प्लस 2 H2O। तो यहां से आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये स्टेप बनाया, बोलो क्लियर है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराइए और इसको हीट करने से नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कॉम्बिनेशन होगा तो N2 बनेगा, और क्या बनेगा? H2O। तो टू वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और आप बोर्ड पे ध्यान देना, हीटिंग ऑफ अमोनियम, देखो अमोनियम सॉल्ट है ना भाई, तो मैं बोला था अमोनियम सॉल्ट का जब डाइक्रोमेट हो या नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो, तो इसका हीटिंग करने से जनरली हमारा N2 गैस मिलता है। क्या याद आ रहा है? हीटिंग इफेक्ट भाई केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ाया गया था, पूरा सब रिएक्शन वहां में पढ़ाया गया था, जितना भी हीटिंग वाला है वो सब वहां में पढ़े थे। तो मैं बोला था ना कि हमें जब इसको हीट करते हैं तो जनरली N2 मिलता है, लेकिन अगर हमारा नाइट्रेट हो जाए, नाइट्रेट, तो उस केस में N2O बनता था। अरे भाई नहीं बनता था। रिवीजन बहुत जरूरी है, मैं क्या ही बोल सकता हूं। अब जब इसको हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? N2। क्या मिलेगा? N2 मिला। और मैं बोला था कि इसमें मैक्सिमम पानी निकाल दो, यहाँ में देखो नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो N2 बनेगा। और पानी निकालो, मैक्सिमम कितने पानी निकलेंगे? हाइड्रोजन कितना है? 8। 8 है तो कितना वाटर एलिमिनेट होगा? 4। तो 4 वाटर एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ क्या बनेगा? Cr2O3। ये मैं बोला था पटाखा उठाखा में इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन कलर का रेसिड्यू होता है, ठीक है। तो नाइट्रेट होता था ना, नाइट्रेट, नाइट्राइट में भी यही N2 निकलता था, और नाइट्रेट में N2O बनता था। लाफिंग गैस, समझ पा रहे हैं ना। टेंशन में आप लोगों को लाफिंग गैस की बहुत जरूरत है ना। तो देखिए हीटिंग ऑफ मेटल अजाइड, मेटल अजाइड को भी हीट करने से तो हमारा नाइट्रोजन मिलता है। तो देखिए हीटिंग करेंगे तो बेरियम और अजाइड दोनों को एक दूसरे से अलग करेंगे तो क्या मिलेगा? Ba मिलेगा और N2 मिलेगा। और यहाँ में क्या बनेगा? सोडियम मिलेगा और N2 मिलेगा। और यहाँ से जो नाइट्रोजन प्योर, यहाँ से जो नाइट्रोजन बनता है वो वेरी क्या बनता है? वेरी प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है। तो याद रखना ये रिएक्शन नीट में पूछा भी गया है कि अगर हमको नाइट्रोजन
प्योर बनाना है तो किसका हीटिंग करना पड़ेगा, या तो बेरियम अजाइड का हीटिंग से मिलेगा या सोडियम अजाइड का हीटिंग से हमारा प्योर नाइट्रोजन बनता है। क्लियर है ना? तो याद रखना है, यहाँ से वेरी प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ में लिख सकते हैं ये मेथड ऑफ वेरी प्योरेस्ट नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन पूरा प्योर बनाना है तो ये मेथड का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे आप लोग जब अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा रहे थे तो मैं बोला था ना कि अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन हीटिंग इफेक्ट में आप देखे थे, CSPX बताया गया था। ठीक है, कार्बोनेट हो तो अमोनिया गैस बनता था, फॉस्फेट हो तो अमोनिया गैस बनता था, डाइक्रोमेट में नाइट्रोजन बनता था, है कि नहीं? एक्स में हैलाइड में भी क्या बनता था, अमोनिया गैस बनता था, है ना? तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। लेकिन और कुछ रिएक्शन है जो आपको जानना है यहाँ में अमोनिया का प्रिपरेशन के दौरान। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, अगर हम यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हैं तभी भी हमारा अमोनिया गैस मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, H देना है, H देना है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो क्या बने, H देंगे तो अमोनिया, यहाँ से NH3 देंगे तो अमोनिया, तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, और यहाँ में ये बनता है H2CO3, क्या बनेगा, H2CO3। मतलब यहाँ में देखो 2 हाइड्रोजन है, H2C, यहाँ में 2 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ में ऑक्सीजन देंगे तो ये कंपाउंड इसके साथ में मिलकर बनाता है H2CO3। और H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, टूट जाता है तो क्या बनाता है, CO2 प्लस H2। तो यूरिया का हाइड्रोलिसिस करने से हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा बी, रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट एंड एल्कली। तो अगर हम लोग अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ में कराएं, एल्कली के साथ में कराएं। एल्कली समझ रहे होंगे, बेस के साथ में कराया जाए। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, तो अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनियम किसके साथ में, ध्यान देना, अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे, या अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन KOH के साथ में कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है। बोर्ड पे ध्यान देना, क्या ये प्लस होगा कि नहीं होगा, ये माइनस होगा कि नहीं होगा, क्या ये +1 होगा ना यहाँ में, और यहाँ में -2 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ में देखो Ca+2 -1 प्लस -1, डबल डिस्प्लेसमेंट कराइए, और डबल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो बताओ सबसे पहले यहाँ में क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा कि नहीं बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ में K2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए भाई, ये प्रोडक्ट बनेगा ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, और यहाँ में क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ में क्या बना है, माइनस, तो क्या बनेगा, NH4OH, क्या बनेगा, NH4OH, और NH4OH को तोड़ेंगे तो NH3 प्लस वाटर में टूट जाएगा, तो NH3 प्लस वाटर यहाँ में मिलेगा, और यहाँ में भी क्या बनेगा, NH3 प्लस वाटर, तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया है। क्या समझ पा रहे हैं ना? देखो भाई, यहाँ में बनेगा NH4 प्लस OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, NH4OH, तोड़ो NH3 प्लस वाटर में। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो कॉपी कर लीजिए, हेवर्स प्रोसेस। हेवर्स प्रोसेस आपको याद है क्या, पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इसी में तो पढ़े हैं, है कि नहीं? रिएक्शन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, जब सब सेम फेज में होते हैं तो क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। समझ पा रहे हैं ना? बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में क्या होता है,
कि N2 की रिएक्शन 3H2 के साथ में कराएंगे और यहाँ में जो कैटालिस्ट है वो आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड। तो ये हमारा अमोनिया का क्या होता है? फॉर्मेशन होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और यहाँ में ध्यान देना, अगर ये क्या होता है, K2O और Al2O3 जो होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है जो कैटालिस्ट को और एक्टिवेट करे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाए उसके लिए क्या मिलाया जाता है? K2O और Al2O3। यह है प्रमोटर का जैसा काम करता है, प्रमोट करता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता है। समझ पा रहे हैं ना? और जो कैटालिस्ट का स्पीड को बढ़ा दे वो है ये K2O प्लस Al2O3। इससे क्या होगा? हमारा रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा, अमोनिया और जल्दी बनेगा, है कि नहीं? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए अमोनिया का फॉर्मेशन होना है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? प्रेशर ज्यादा या कम? एट लो प्रेशर में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा या हाई प्रेशर में? टेंशन में आ गए। लो प्रेशर, हाई प्रेशर? हाई प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां में नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। तो बताओ, मोल यहाँ में 2 है, रिएक्टेंट में मोल 4 है, प्रोडक्ट में मोल 2 है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां में मोल कम है। तो बताइए हाई प्रेशर में अमोनिया का फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो आइए इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो लिखेंगे आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड एज कैटालिस्ट। तो इसमें आयरन ऑक्साइड क्या होता है? कैटालिस्ट होता है। इस प्रोसेस का नाम है हेवर्स प्रोसेस। तो लिखेंगे आयरन ऑक्साइड यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, मतलब रिएक्शन और फास्ट हो, ये इसको यूज करते हैं। ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर जो कैटालिस्ट का स्पीड को भी बढ़ा देगा। समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स, अकॉर्डिंग टू फास्ट अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू ली चैट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर, according to Lee-Chat principle high pressure is the favorable condition for large production of ammonia। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है? प्रॉपर्टीज भी हो गया और सॉरी प्रिपरेशन भी हो गया। इसका अमोनिया का प्रिपरेशन करने का 3 मेथड आपको बताया गया, यूरिया का हाइड्रोलिसिस से और अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन एल्कली के साथ में कराने से और हेवर्स प्रोसेस में। ठीक है, और इसमें जो कैटालिस्ट होता है वो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज। किसकी बात करेंगे? देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। क्या ये बात सही है ना? अमोनिया में जब पानी डालेंगे, पानी, तो बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, है ना? तो बताओ जिसके पास OH होता है वो क्या होता है भाई? बेस होता है कि नहीं होता है? होता है। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एल्कलाइन इन नेचर। ये बेस होता है क्योंकि इसके पास एक OH होता है। क्लियर है ना? लेकिन अच्छा दूसरी बात बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है? अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या होगा भाई? लुईस एसिड का जैसे भी काम करेगा। और NH3 जो होता है ना वो डी ब्लॉक के केटाइन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है क्योंकि उस समय नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये लिगेंड का जैसे भी काम करता है। नाम सुने लिगेंड? क्या होता है लिगेंड? जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। बताओ NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड लिगेंड है? मोनोडेंटेड। जो एक लोन पेयर को देता है तो मोनोडेंटेड होते हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल किसी कोई बताएगा? बहुत फेमस एग्जांपल है, बिल्कुल सही बात है, EDTA है, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। यहाँ में पूछा गया था, बताओ EDTA में डेंटिसिटी कितनी होगी? डेंटिसिटी मतलब कितना लोन पेयर को डोनेट करेगा? 6, क्योंकि हेक्साडेंटेड है। और डोनर एटम कौन होता है? 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, है ना? तो ये नीट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान देना है। चलो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? और मैंने जो पढ़ा है वो तो थोड़ी ना याद है, अभी नहीं पढ़ा है उसकी तो बात अलग ही है। जो पढ़ा है वो याद नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उसको तो याद करना कोई जरूरी नहीं है ना? तो भाई आगे बढ़ते हैं। अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो होता है, मतलब एक्वस सोल्यूशन, अमोनिया का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा है? बेसिक। NH3 के पास लोन पेयर है तो ये लुईस एसिड का जैसा काम करेगा और ये लिगेंड का जैसा भी काम करता है। जब हमारे जो डी ब्लॉक के केटाइन होते हैं, किसके? डी ब्लॉक के जो केटाइन होते हैं उनके साथ में ये कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में ध्यान देना, अगर मान लो रिएक्शन है, पहले लिख लेंगे पहला पॉइंट में, लिखिए द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया NH3 इज एल्कलाइन इन नेचर। The aqueous solution of NH3 is alkaline in nature. The aqueous solution of NH3 is alkaline in nature due to presence of OH minus ion.
नेक्स्ट में लिख लेंगे NH3 कैन एक्ट एज लुईस बेस। NH3 कैन एक्ट एज लुईस बेस। NH3 किसका जैसा एक्ट करेगा भाई? लुईस बेस का जैसा एक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, तो यहाँ में आपने क्या लिखा कि जो NH3 लोन पेयर है तो ये किसके जैसा काम करेगा? लुईस बेस का जैसा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा होगा, जो अमोनिया होगा ना, वो डी ब्लॉक का सॉल्ट के साथ में या डी ब्लॉक का केटाइन के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो लिखेंगे डी ब्लॉक आयन ऑब्लिक सॉल्ट, डी ब्लॉक आयन या डी ब्लॉक का क्या होगा? सॉल्ट होगा। ठीक है। रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म, react with ammonia to form their respective complex, to form their respective complex। ठीक है। अब ध्यान देना भाई, जैसे ये बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में रिएक्शन लिखा है और यहाँ में देखिए, अगर हमारे पास में AgCl है, क्या है? AgCl क्या नाम है? सिल्वर क्लोराइड। ये व्हाइट प्रिसिपिटेट कैसा होता है? इसका प्रिसिपिटेट कैसा होता है? व्हाइट। तो जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराते हैं, क्या किसके साथ में कराते हैं? अमोनिया के साथ में कराते हैं, तो यहाँ में बताओ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। तो याद रखना है कि जब सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अब वो जब वहां पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, याद करने का प्रोडक्ट बता दिया जा रहा है। मतलब यहाँ में +1 है तो इसका डबल अमोनिया चाहिए, यहाँ में +1 है तो डबल अमोनिया चाहिए। तो यहाँ में एक कॉम्प्लेक्स बनता है और आप लोग जानते हैं 12 तो पास किए हैं भाई, और कॉम्प्लेक्स को लिखते समय में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ में NH3 इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये लिगेंड का जैसा काम करेगा और दोनों आपस में कंबाइन करेगा और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये कॉम्प्लेक्स यही है AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ में लिखेगा Cl। समझ पा रहे हैं ना? तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। याद करने का तरीका ये है कि यहाँ में +1 है तो इसका डबल अमोनिया चाहिए, मतलब इसके साथ में 2 अमोनिया अंदर में कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे। ठीक है। और जब ये, अच्छा बताओ ये क्या होता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, नीचे बैठा होता है, लेकिन जब इसका अमोनिया का सोल्यूशन में डालते हैं, इसके अंदर में अमोनिया डालते हैं तो डिजोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। और इसका जो कंपाउंड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये टेस्ट है किसका? सिल्वर क्लोराइड का। ऐसे भाई बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनका कलर कैसा होता है, जिनका जो क्या बनाते हैं? व्हाइट प्रिसिपिटेट। क्या बनाते हैं? व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनका प्रिसिपिटेट कैसा होता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। लेकिन सिल्वर का हैलाइड AgCl का ये टेस्ट भी है। अगर मान लो इसमें भी AgCl है, हमको नहीं पता है, इसमें बहुत सारा क्या है? व्हाइट प्रिसिपिटेट है, और इसमें आपको पता करना है कि बताइए इसमें सिल्वर कहाँ है ना? सिल्वर कहाँ में है? कौन सा ट्यूब में है? तो मान लो ये बहुत सारे ट्यूब है ABCDE। अब आपने क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे अमोनिया, इसमें डाल देंगे अमोनिया, इसमें डाल देंगे अमोनिया, है कि नहीं? तो जो अमोनिया के साथ में सोल्यूबल हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो समझ लेना उसमें क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड होगा। क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर क्लोराइड ही अमोनिया के साथ में सोल्यूबल होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये अमोनियम क्लोराइड का भी टेस्ट भी है। समझ पाए आप लोग? तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ में होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है। अगर मान लो यहाँ में लिखा है कॉपर सल्फेट, क्या लिखा है? कॉपर सल्फेट, और यहाँ में बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? 2। सल्फेट कितना है? -2 है ना? तो याद रखना, अगर यहाँ में 2 है तो उसका डबल अमोनिया चाहिए। कितना? हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस 2 रिएक्शन में। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ यहाँ में कॉपर +2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है, तो 4 होगा तो अमोनिया कितना चाहिए? 4, है कि नहीं? यहाँ में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? भाई इस अमोनिया तो 2 ही जुड़ा है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोई बात नहीं। तो यहाँ में +2 है तो इसका डबल अमोनिया चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स 2 बनेगा, वो क्या बनेगा? CuNH3 4, और यहाँ में होगा सल्फेट, तो यहाँ में +2 होगा और यहाँ पे -2 होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वो कैसा कलर होगा? ब्लू। तो कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये आपने किसका प्रॉपर्टीज पढ़ लिया? अमोनिया का। किसका? अमोनिया का। अब N2 का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। किसका प्रॉपर्टीज? N2 का। हाँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहला बताइए, N2 की रिएक्शन O2 के साथ में कराना है वेरी हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी से बताइए।
तुम लोग क्यों नहीं बता रहा है भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा, रिएक्शन ऑफ CaC2 विथ N2। CaC2 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। तो CaC2 की रिएक्शन जब N2 के साथ में कराते हैं तो बनता है CaCN2। क्या बनता है? CaCN2। Cn का होल ट्वाइस नहीं है, N में 2 है सिर्फ। समझ पा रहे हैं ना? तो नाम होता है कैल्शियम क्या नाम होता है? कैल्शियम साइनामाइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम साइनाइड नहीं, साइनामाइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम साइनामाइड। इसको नाइट्रोलिम बोलते हैं। ये नीट का क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वास नहीं है तो जाके लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए। ये नाइट्रोलिम लिखा है। नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम क्या है? CaCN2। समझ पा रहे हैं ना? क्या नाम है? कैल्शियम साइनामाइड। और अगर मान लो इसका हाइब्रिडेशन पूछ दे, इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछ दे, इसमें पाई बॉन्ड पूछ दे, इसका स्ट्रक्चर पूछ दे, तो आपको याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बताओ इसको जब हम ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना। अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ना तो ये होगा Ca+2। कैल्शियम पे चार्ज +2 है तो Cn पे चार्ज क्या होगा? Cn2 पे चार्ज कितना होगा? -2। होगा कि नहीं होगा? तो एकदम शांत हो जाता है तो टेंशन हो जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है तो +2 है तो इस पे चार्ज कितना है? -2। तो बताओ ये CaCN2 है तो कैल्शियम तो सेकेंड ग्रुप का है कि नहीं है? तो क्या +2 होगा या +1 हो सकता है? +2 होगा। तो बताओ Cn2 पे चार्ज कितनी होगी? तो क्या मैंने गलत लिखा है क्या? नहीं। तो Cn-2 जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर विथ CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर विथ CO2 होता है। क्या CO2 का फोटो मालूम है क्या? तो बताओ ये क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर विथ CO2 है ना? अरे होता ही नहीं होता है। अच्छा बताओ, बोर्ड पे ध्यान दें। बोर्ड पे क्या इसका स्ट्रक्चर बना नहीं था इधर बोर्ड पे? क्या कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O होता है? ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। क्या चार्ज -2 है तो एक नाइट्रोजन पे -1, एक नाइट्रोजन पे -1, तो नाइट्रोजन में 7 है, माइनस होगा तो 8 हो गया क्या? अरे भाई हो गया ना? तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो ये बन गया स्ट्रक्चर, क्योंकि CO2 का स्ट्रक्चर तो C डबल बॉन्ड O होता है कि नहीं होता है? और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, या में नाइट्रोजन में 8 6 8 है कि नहीं है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होगा या नहीं होगा? हाँ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिडेशन पूछे, सिग्मा बॉन्ड पूछे, शेप पूछे, सब कुछ बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? चलिए बोर्ड पे ध्यान देना है। हम लोग अब थर्ड पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन का टाइप्स के बारे में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ में NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? 1 है या नहीं है? है। तो यहाँ में +1 है। यहाँ में देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ में नाइट्रोजन का +2 है, +2 है शायद, ये है ना? +1 ऐसे लिख लेते हैं। चलो ठीक है, अब लिख दिया गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ में नाइट्रोजन का क्या है? +1, और यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहाँ में 4 है, यहाँ में भी 4 है, और यहाँ में 5 है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गई है। अब अगर हम बात करें ना, नाइट्रोजन का नाम लिखना चाहें तो नाम क्या होगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाम क्या होगा? एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका क्या नाम होगा? डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और NO का नाम आपने देखा है, नाम है नाइट्रिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड, और यही है हमारा लाफिंग गैस। क्या है? लाफिंग गैस। तो ठीक है, नाम लिखना चाहें तो बताओ, नाम लिखेंगे तो इसका NO का नाम क्या होगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन
मोनो ऑक्साइड, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा नाम, इसको क्या भी बोल सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी आप लोग देखा होगा NO का प्रिपरेशन है ना। और बताओ N2O का नाम क्या होगा, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। और इसका नाम क्या होगा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसका नाम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाम हो गया। और आप इसको क्या भी नाम लिख सकते हैं, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस भी है, N2O लाफिंग गैस है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक कॉलम बनाया ही नहीं प्रॉपर्टीज लिखने के लिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर लिख लिया जाएगा। कोई बात नहीं, आप स्ट्रक्चर उसके बाद प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही होना है ना। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना है। चलो अगर हम बात करें तो अब इनका प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। NO का प्रिपरेशन अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, है ना, पढ़ रहे थे कि नहीं। N2+O2 एट हाई वेरी टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे बताओ क्या नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता है, बनता है, हाँ। और देखो भाई, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम के साथ में देखो, अमोनियम का डाइक्रोमेट को हिट किया गया था तो क्या बना था, N2 गैस। अमोनियम का नाइट्राइड को हिट करेंगे तो N2 गैस बनेगा, लेकिन अमोनियम का नाइट्रेट को हिट करेंगे तो N2O बनता था। क्या बनेगा, N2O। अगर आपको याद होना तो मैं वहां में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी बताया गया था। यहाँ में NH4 प्लस NO3, यहाँ में NH4 प्लस नाइट्रोजन का यहाँ में -3 है, और यहाँ में NO3 में नाइट्रोजन का क्या है, +5। तो यहाँ में -3 + 5 का एवरेज +1 आएगा, तो यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वहां में हीटिंग इफेक्ट में पढ़े थे, कहां में पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट में। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो लास्ट में मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। बताओ अब थोड़ा सा इसका थर्ड वाला को छोड़ दो, ये NO4 लेड, इसको मैं बताया था ना NO2 बनता था। लेड नाइट्रेट को जब हीट अप करेंगे तो लेड का ऑक्साइड बचेगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा, PbO बनेगा। लेड और ऑक्सीजन छोड़ के क्या बनना, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का NO2 बनेगा, और ये पावरफुल है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन देगा, है कि नहीं। तो ये लेड नाइट्रेट को जब हीट करते थे तो लेड का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, बोला गया था NO2 का कलर ब्राउन गैस है, कैसा है, ब्राउन गैस। ठीक है, और NO2 का डाइमराइजेशन पढ़े होंगे, NO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो खुद से डाइमराइज हो जाता है तो N2O4 बना देता है, मतलब कूल करने पे N2O4 बनेगा, हीट करेंगे तो NO2 में टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा N2O4, है ना। और N2O5 में नाइट्रोजन, यहाँ में बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, है कि नहीं। क्या ये नाइट्रिक एसिड है, क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या इसमें से ये P4 में बोला था ये एसिड है तो रिएजेंट एसिड वाला डालना है, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है या P4O10 डालना है। बताओ यहाँ में पानी निकालना है तो कितने मोल लेना पड़ेगा, 2, तो 2 लेंगे तो एक पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और एक पानी निकल जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, N2O6 है तो एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बनेगा, N2O5, है ना। लेकिन यहाँ में एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है, वो बनता है HPO3, क्या बनता है, HPO3, तो इसका बाई प्रोडक्ट भी याद रखना है। HPO3 का नाम क्या है, देखो भाई बोर्ड पे ध्यान देना है। तो क्या यहाँ में N2O5 बना कि नहीं बना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब बताओ यहाँ से जो पानी निकला ना वो फॉस्फोरस, P4O10 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है, तो पानी इस पे अटैक करेगा, और इस पे अगर अटैक करेगा तो बोर्ड पे ध्यान देना, जब इस पे अटैक करेगा तो फॉस्फोरस का +5 हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन हो गई। अरे कुछ बोलिए, हाइड्रोलिसिस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यहाँ में फॉस्फोरस +5 है तो उस पे OH अटैक करेगा तो फॉस्फोरस का +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनेगा, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड ऑक्सी एसिड होगा, और फास्फोरस का +5 वाला ऑक्सी एसिड क्या बनता था, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन भाई ये तो फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, H3PO4 बनना चाहिए ना, पेरेंट एसिड है ये, लेकिन ये जो बना है वो बना है HPO3,
इसका क्या नाम है? क्या इससे एक पानी निकाल दिया जाए तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या ये इसका मेटा है क्या? मेटा, हाँ, तो मेटा बना, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या बना ये? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्यों मेटा फॉस्फोरिक एसिड बना? यहाँ में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसलिए ये प्रोडक्ट बन रहा है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। NO2 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। चलिए आइए बात करते हैं अब इसका कलरलेस के बारे में। अच्छा ये देखो, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है क्या? न्यूट्रल, NO नाइट्रो ना, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ये कैसा होगा? न्यूट्रल। और ये भी कैसा होगा? N2O लाफिंग है, ये भी कैसा है? न्यूट्रल। बाकी हमारे ऑक्साइड क्या है? ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना भाई, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर एसिडिक। तो बाकी सब कैसे होते हैं? अच्छा ठीक है, ये वाला छूट गया। देखो ये +3 है ना, +3 है ना, तो +3 क्या होगा भाई? देखो +3 जो मैंने लिखा ना, +2 और +4 का एवरेज होगा क्या? +3 है ना, तो अरे भाई +2 और +4 का एवरेज, आप सोच रहे हो एवरेज क्या होता है? 2 + 4/2 करने से 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ में जो नाइट्रोजन +3 है उसका +2 और +4 का एवरेज ले लीजिए। तो +2 में ऑक्साइड क्या लिया गया है? NO, और 4 में क्या लिया गया है? NO2, ये वाला ना, तो यहाँ में लिख दीजिए और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? N2O3। क्या बन जाएगा? N2O3। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए ये दोनों न्यूट्रल होता है, आपको याद रखना है न्यूट्रल होता है। NO और N2O कैसा होता है? न्यूट्रल। बाकी ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो बाकी इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? एसिडिक। और ये भी कैसा होगा? एसिडिक। और ये भी कैसा होगा? एसिडिक। समझ पा रहे हैं ना? और ये न्यूट्रल होता है और कलरलेस गैस होता है। क्या होता है ये? न्यूट्रल और क्या होता है? कलरलेस गैस। और ये भी कैसा होता है? न्यूट्रल और कलरलेस गैस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। कैसा होता है? ब्लू सॉलिड। कैसा होता है भाई? ब्लू सॉलिड। कैसा होता है? ब्लू सॉलिड। इसका कलर कैसा है? ब्लू सॉलिड। बताओ N2O3 का कलर कैसा है? ब्लू सॉलिड। NO2 का कलर ब्राउन। अभी बोला भूरा कलर, ब्राउन। ब्राउन गैस। कैसा होता है ये? ब्राउन गैस। ठीक है, और ये कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस सॉलिड या लिक्विड। और ये क्या होता है? कलरलेस सॉलिड। क्या क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं लास्ट तक? मैं पढ़ देता हूं, ध्यान देना। ये न्यूट्रल कलरलेस होता है पहला वाला। सेकेंड वाला देखो, न्यूट्रल कलरलेस गैस होती है। थर्ड में एसिडिक होता है, ब्लू सॉलिड होता है। एसिडिक होता है और उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। एसिडिक होता है, ब्राउन गैस होता है। एसिडिक होता है, कलरलेस सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। और लास्ट वाला एसिडिक या कलरलेस सॉलिड। क्लियर है ना? कॉपी कर लीजिए। हो गया ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर देख लीजिए। कॉपी हो गया क्या? ठीक है, अब ध्यान देना है, थोड़ा स्ट्रक्चर देखिए, फोटो देखिए इनका। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, देखो सेकेंड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। N2 लिखा है, N2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ? ट्रिपल, है ना? और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, तो लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? तो N2O3 का स्ट्रक्चर ऐसा है। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे देखा, NO लिखा है, NO। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 5। कितने होते हैं? 5। तो क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन बचा होगा कि नहीं? और आपको याद रखना, यही जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, और यही इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ में दे देता है, यही एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे देता है। तो यहाँ में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको बोलते थे 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, अगर आपको याद होगा तो। NO में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। जैसे एक बार Cl2O3 का भी देखिएगा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, एक अपना ओड इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता है ना, तो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलो N2 का स्ट्रक्चर ये है। N2O3 लिखा है ना, N2O3। तो बताओ नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन 2। तो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितनी है बताइए भाई? 4, है ना? तो N2O3 का स्ट्रक्चर ये है भाई। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाएगा ना, तो नाइट्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के साथ में डबल, क्या 3 बॉन्ड हो गया? क्या इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा होगा? ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा होगा, तो एक लोन पेयर तो दे सकता है, दे सकता है, तो क्या बना लेगा? N2O3। ऐसा स्ट्रक्चर होगा, होगा कि नहीं होगा? NO2 का स्ट्रक्चर
NO2 का स्ट्रक्चर है ना, तो NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा ना। और बता N2O4 क्या इसके पास एक लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ना, बोलिए कुछ ऐसा ही तो होगा ना, एक दो, क्योंकि दो दे रहा है ना, 2 2 4 1 5 है कि नहीं, तो ऐसा होगा ना। और ये देखो NO2 डाइमराइज होगा, क्योंकि इसके पास मैं बोला था कि डाइमराइजेशन दो तरीके से होती है, या तो अनपेयर्ड की पेयरिंग का वजह से, या तो वैकेंट ऑर्बिटल का थ्रू। तो क्या इसके पास अनपेयर्ड है कि नहीं है, तो क्या ये डाइमराइज हो जाएगा, तो क्या N2O4 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो क्या ये N2O4 का स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान देना, ये इसका स्ट्रक्चर है, 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 क्लियर है ना। अब किसका स्ट्रक्चर बाकी हो गया है, N2O5। क्या ये किसका स्ट्रक्चर है बताओ, N2O4 किसका है। अब क्या एक ऑक्सीजन और लगाना है, तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, और यहां में देखो नाइट्रोजन का यहां में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, कितना है +5, लेकिन नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितनी है, काउंट करो कितना बॉन्ड बनाया, 4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 5, बताइए कोवेलेंसी कितनी है 4। तो ये पूछा जाता है कि N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 है, लेकिन बताइए इसमें उसका कोवेलेंसी कितना होगा, आंखों से देखिए फोटो और बताइए इसका कोवेलेंसी कितना होगा 4। समझ में आया क्या, तो भाई याद रखना है। बताओ कौन नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है जो कलर क्या होता है भाई, एसिडिक होता है और गैसियस स्टेट में पाई जाती है, एसिडिक होता है गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं भाई, ब्राउन गैस NO2, ये कलर तो है लेकिन सॉलिड स्टेट में है। कौन नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड होगा जो कलर होगा और वो गैसियस स्टेट में पाया जाएगा, NO2 ब्राउन गैस। कौन नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बताओ जो तो कलर्ड होता है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ये ब्लू सॉलिड, बताओ क्या होगा N2O3, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बताओ हमारा जो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से है, NO N2O, वो कैसे होंगे न्यूट्रल, बाकी सारे कैसे होंगे एसिडिक, बाकी सारे कैसे होंगे एसिडिक, और 2 का कलर होता है, बाकी सब कैसे होते हैं कलरलेस। कौन कौन कलर होता है भाई बताइए, N2O3 NO2 3 4 वाला है ना। और याद रखना जो 3 वाला होता है ब्लू सॉलिड होता है और 4 वाला क्या होता है ब्राउन गैस, क्या होती है ब्राउन गैस।